हेलो दोस्तों, आज सुनेंगे दिव्य स्वप्न की अगली कड़ी को। अभी तक आपने सुना कि स्वामी जी विद्यालय में धर्मोपदेश देने आए थे और बाद में जब मास्टर जी के साथ भोजन करते हुए उनसे बात हुई तो मास्टर जी ने उन्हें धर्मोपदेश छोड़कर बच्चों को शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए उनको कहा। अब आगे जानते हैं कि आगे क्या हुआ। समय बीता जा रहा था। वर्ष के अंत तक अभ्यास क्रम तो पूरा होना ही चाहिए, वह भी उत्तम रीति से। साथ ही प्रचलित शिक्षण पद्धति में संशोधन परिवर्धन करके बता सकूं तभी प्रयोग सार्थक कहा जाएगा। मैंने सोचा अब इतिहास को उठाया जाए। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें देखी, संतोष नहीं हुआ। एक में तथ्यगत त्रुटियां थी, दूसरे में पुरानी दृष्टि थी, तीसरी में पैसे कमाने का व्यावसायिक नजरिया था और चौथी में शैली दोष था। और सर्वाधिक प्रशंसनीय पुस्तक बड़ों के लिए सरस थी पर छोटों के लिए कठिन थी। मुझे लगा पाठ्य पुस्तक से तो काम नहीं चलेगा। तब इतिहास की कहानियां कहकर सुनाऊं। कहानी तो सबों को प्रिय ही थी, पर अब तक तो अलग ही तरह की कहानी थी, आधी सच्ची आधी झूठी, गप्पों की और अद्भुत परियों की। इतिहास में ये बातें नहीं आती। फिर भी कहानी कहना शुरू किया। रूखे सूखे ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़कर कहानी शुरू की। लड़के बेचैन होने लगे। भाई साहब, यह तो कहानी नहीं है। भाई साहब, ऐसी कहानी हमें नहीं सुननी। जी पहले कल कही थी वैसी कहानी कहें। चलिए श्रीमान, खेल खेलते हैं। भाई साहब, क्यों न हम गीत गाएं। मुझे लगा इस बार तो मैं निष्फल रहा। सबों ने मुझे घेर लिया और धीरे धीरे से हाथ खींचकर खेल के मैदान में ले गए। रात को मैंने विचार किया, ऐतिहासिक सत्यों को ज्यों का त्यों पढ़ाने से तो नहीं चलेगा। वैसे तो तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को किसने आंखों से देखा है और अक्षर से किसने लिखा है। कहानी के द्वारा ही शायद इतिहास रसप्रद हो सकता है। फिर यथासंभव कल्पना का पुट देकर क्यों न इतिहास की कहानी कहूँ। दूसरे दिन मैंने कहानी शुरू की। एक विशाल जंगल था, उसमें भील रहते थे। ऐसे मोटे ताजे शरीर थे उनके, ऐसा तीर का अचूक निशाना मारते कि उड़ता पंछी धड़ाम से नीचे आ गिरता। वहां एक झोपड़ी थी, इत्यादि इत्यादि। विद्यार्थी कहानी के जादू में आ गए और कहानी को गटागट पी गए। मैंने वनराज की कहानी कही थी। मूल तथ्यों के आसपास मैंने सुंदर रंग भरा था। कहानी अधूरी रही। अगले दिन भी दूसरा काम नहीं करने दिया। वनराज 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 कहो। मैंने कहानी पूरी की। जरा डरते डरते मैंने पूछा, दूसरी बार जो कहानी सुनना चाहे वो खड़े हो जाए। एक नहीं पर सबके सब खड़े हो गए। दूसरे दिन कहानी चली, तीसरे दिन, चौथे दिन यूं इतिहास की कहानियां चलने लगी। खेलने या गाने का नाम भी कोई नहीं लेता था। मैं देख रहा था कि कहानी में किस हद तक रुचि लेते हैं। किसी ने बड़े साहब से जाकर कहा होगा, प्रयोग कैसा रहा, इसका पता तो वर्ष के अंत में पड़ेगा और उस दिन आप शिक्षक से कहेंगे कि इन लड़कों को कुछ नहीं आता, पर इन लड़कों का एक साल बिगड़ जाएगा, उसका क्या होगा। अवश्य कोई शिक्षक ऐसा कहा है। इस बात पर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं था। मेरी कक्षा के बालकों को कहानी सुनने को मिलती थी और वे उससे खुश थे। दूसरे अध्यापकों की कक्षा के लड़के असंतोष प्रकट करते थे, कहानी की मांग करते थे। वे पढ़ने में ध्यान देने की बजाय शरारतें करते थे। इससे दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़ते थे। मैं कहता, भाई तुम्हारे रास्ते जाओ, मुझे तो प्रयोग करना है। मेरे मन में प्रयोग का मूल्य है, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा तो बालकों का एक साल नहीं बिगड़ जाएगा। उसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, पर काम करने की मेरी अपनी रीति है और तुम्हारी अपनी रीति है। तुम लोग चाहते हो तो मैं यहाँ से दूर कहीं और ले जाकर अपनी कक्षा चलाऊं। एक दिन बड़े साहब मेरी कक्षा देखने आए। वैसे तो वे भले थे, पर पूरे समय कहानी के चलते देखकर वे झुंझला उठे। बोले, भाई, लड़के किस तरह से इतिहास नहीं सीखेंगे। जब तक कहानी सुनेंगे तभी उनको आनंद आएगा। फिर तो इस कहानी से सुनी और इस कान से सुनी और उस कान से बाहर। इसमें तुमने क्या तो उन्हें पढ़ाया और क्या उनको ज्ञान मिला। मुझे उनकी बात सही लगी। मैंने भी सोचा, आखिरकार कहानी की मुख्य बात तो याद रहनी चाहिए, अन्यथा इतिहास की परीक्षा में ये फेल हो जाएंगे। मेरे सिर पर परीक्षा का बंधन तो था ही। मैंने एक आजमाइश की। वनराज की कहानी तीसरी बार चल रही थी। मैं उसमें कुछ स्थानों पर फेरफार करके कहने लगा। लड़के बोले, ऐसा नहीं था, आपने तो यूं कहा था। पहले तो 1000 घोड़े बताए थे और अब 50 कैसे कह रहे हैं।
पहले तो नदी तट पर झोपड़ी थी इत्यादि। मुझे लगा कहानी को तो लड़कों ने मजबूती से पकड़ा है। मुझे हिम्मत आई कि अब लड़के भूलेंगे तो नहीं। पर नमक मिर्च लगाई हुई कहानी इतिहास के परीक्षक के किस काम की? अब मुझे इन सबको परीक्षक की दूरबीन में लाना चाहिए। कही हुई कहानी को लिखकर मैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देने लगा। संक्षेप करने योग्य अंशों को मैंने संक्षिप्त कर दिया था। कई जगहों पर मैंने अधिक प्रामाणिक स्थान एवं काल लिखे थे। कहानी की कथन शैली और लेखन शैली में अंतर होता ही है, उसी फर्क को मैंने यहाँ काम में लिया और विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने में आनंद आया। वे एक से अधिक बार कहानी पढ़ते नजर आए। अभी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इस कहानी पर लड़कों से प्रश्न पूछूं तो वे सही उत्तर देंगे। मैंने एक कहानी को बिंदु रूप में लिखा, सिर्फ एक एक वाक्य में एक एक प्रसंग लिखा, यानी कहानी की मात्र रूपरेखा और सार लिखा और उनको पढ़ने के लिए दिया। विद्यार्थी उसे पढ़ गए। लगा कि उसे पढ़ने पर उन्हें पूरी कहानी स्मरण आ गई थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी के यथार्थ को प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना शुरू किया। मेरे आश्चर्य का पार नहीं था। वे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने लगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब वे परीक्षा में पास ही नहीं होंगे, वरन परीक्षा के बाद भी इतिहास को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बड़े साहब को प्रयोग के लिए बुलवाया और इतिहास की परीक्षा लिवाई। वे बोले, इस पद्धति से दूसरी कक्षाओं में भी इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में मेरे मन को बहुत शांति मिली, पर अभी बहुत कुछ बाकी था। 4 माह बीत चुके थे, परंतु प्राप्त सफलता से मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा था। इस तरह से अभी तक सुना कि इस वाक्य में ये हुआ कि कहानी का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिला। मास्टर साहब को इतिहास की कहानियां बच्चों को याद हो गई और वो इतिहास की कहानियों के जो भी प्रश्न उत्तर थे उनके सही जवाब दे रहे थे। इस तरह से आगे क्या हुआ, बच्चों ने आगे क्या किया, कैसा उनका रिजल्ट रहा, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।